सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ लेट होने के लिए, ठीक है। क्या बताऊं, हो गया लेट, अब क्यों हुआ क्या बताऊं इसमें, ठीक है। लेकिन माफी चाहता हूँ लेट होने के लिए, ठीक है। लेकिन अब यूट्यूब का क्लास नहीं लेना है आज हमें। वहां पर आप लोगों के लिए एक सूचना आएगी, 12 घंटे बाकी हैं। अरे मत करो हैंडराइज आते ही यार, खुद ही लेट हो गया है। चलो आओ सभी सब तेजी से। अनुराग आपका, आओ आओ। बबलू राज, क्या लास्ट में जो पूछना है लास्ट में पूछा करो, स्टार्टिंग में नहीं। चलिए लास्ट में जिसको हैंडराइज करना है लास्ट में करेगा। सर आशीष, अजय सर, अजय सर, हेलो, इस पानी दे दो भाई, 2 घट पानी दे दो, ठंडा एकदम चिल्ड पानी, फ्रिज में से निकाल कर ऊपर वाले में रखें। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। करें स्टार्ट। हाँ थोड़ा सा लेट हो गया, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, हो जाता है कभी कभी किसी दिन, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं स्याही भर लूं। अच्छा बक्सर से कोई है इसमें क्या, बक्सर से? नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर के बाद होगा। मैथ वाले सर की तबीयत, मैथ वाले सर की तबीयत जो है अभी सही नहीं है। देखो सुबह मैं उनको देखने जाऊंगा दोबारा, क्या बताऊं। हाँ टेस्ट होगा चैप्टर 1 का, मैं बता दूंगा। अच्छा हरदोई से हो आप, तो वहां रहते हो ना तेलंगाना में। नहीं तबीयत सही नहीं है विनायक जी। चलिए स्याही भर रहा हूं, देखो हाथ में लग भी गया, देखो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। हैप्पी होली सर। अरे ऐसा मत करो सागर, अभी होली नहीं है। चलो कहां तक हुआ था कल, शायद हम लोग ये औसत वेग के बारे में पढ़े थे ना। हाँ कल औसत वेग के बारे में पढ़े थे ना, बताओ। राम 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 राम, ठीक है। सभी को राम राम, सभी को जय मां सरस्वती। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल औसत वेग के बारे में पढ़े थे ना। अब औसत वेग के आगे पढ़ना है। लास्ट में पूछ लेना। हो गया है अपलोड, लाइव क्लास में जाके देखना, वहां पे है। कल वाला जो वीडियो है लाइव क्लास में जाके देखना, वहां पे है। कंटेंट के बगल में लाइव क्लास है, उसमें आ गया होगा, मुझे लग रहा है आ गया ना भाई। हाँ नहीं हुआ है, 1 मिनट में देखता हूं, देख लेता हूं, बता रहा हूं अभी मैं। तो 2 मिनट का समय देना, मैं देखता हूं। लाइव क्लास में हो गया होगा यार। देखो ये तो हो गया है, लाइव क्लास में जाके देखो, यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या, रासायनिक बल गतिकी लेक्चर नंबर 2। देखो कंटेंट में देखते हो आप, वहां पे मैंने अभी नहीं अपलोड किया है, कंटेंट के बगल में लाइव क्लास है ना, लाइव क्लास में जाके देखो, यहाँ पे हो गया है यार। कहाँ हो गया है, तो आप लोग का नहीं हुआ है। चलो लाइव क्लास में देखो, कल के डेट में लेक्चर जो हुआ था वो हो गया है। पीडीएफ शायद सर भेजे होंगे तो भेज दिए होंगे। टेस्ट चैप्टर नंबर 1 से होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी अभी हुआ है, ठीक है। चलिए हो गया। तो अब सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, तात्क्षणिक वेग। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, औसत वेग पढ़े थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग
क्या पढ़ना है? तात्क्षणिक वेग। यह आपको हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालना है? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी रासायनिक अपक्रिया में एक निश्चित समय dt में अभिकारों तथा उत्पाद का जो सांद्रता होता है, अभिकारकों तथा उत्पाद की जो सांद्रता होता है, उसमें परिवर्तन को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। मेरी बात समझना। जैसे मैंने मुर्गा बना रहे थे ना हम लोग, अरे रेट वाले मुर्गा बना रहे थे, बीच में से कोई लोग क्या होते, किसी को बुलाकर आप लोग क्या करते हो? थोड़ा सा ग्रेवी चेक करवाते हो कि नमक वमक सही है ना, पक गया है कि नहीं, ऐसा करवाते हो ना। चखना निकालते हो, नहीं निकालते हो? ठीक है, वही सेम काम है। जो चखना निकालते हो किसी छोटे से समय के लिए निकालते हो, ऐसा नहीं कि पूरा बन जाता तब निकालते हो, कोई छोटा सा समय के लिए निकालते हो, बनने से पहले, है ना? क्यों भाई, है ना? तो वही बात, तो एक छोटे से क्षणिक समय में अभिकारकों तथा उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। आप लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय, क्या? एक निश्चित क्षण, आप समय मत लिखो, क्षण लिखो। एक छोटा सा समय का टाइम होता है, एक निश्चित क्षण dt में या अभिकारकों तथा उत्पाद की सांद्रता dc, अभिकारकों तथा उत्पाद की सांद्रता dc, सांद्रता परिवर्तन होगा ना, सांद्रता परिवर्तन dc को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। फिर से समझना, किसी रासायनिक अपक्रिया के एक निश्चित क्षण dt में अभिकारकों तथा उत्पाद की सांद्रता dc को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। dc को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। जैसे RINS इंस्टेंटेनियस कहा जाता है, इज इक्वल टू dc अपान dt लिखा जाता है, प्लस माइनस dc अपान dc लिखा जाता है। जबकि औसत वेग में क्या लिख रहे थे? R एवरेज इज इक्वल टू क्या लिख रहे? डेल्टा c अपान डेल्टा t लिख रहे थे ना, प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे dc अपान dt रखते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? औसत वेग में डेल्टा c अपान डेल्टा t रख रहे थे, यहाँ पे dc अपान dt रखेंगे। बताओ क्या रखेंगे? dc अपान dt रखेंगे, है ना? dc अपान dt रखेंगे, है ना? समझ में आया? चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखो, अगर आपका कोई रिएक्शन R इज गिव्स आउट P है, R क्या? अभिकारक, P क्या? प्रोडक्ट, मतलब R क्या? रिएक्टेंट, जिसे आप लोग अभिकारक हिंदी में कहोगे, P प्रोडक्ट है जिसे उत्पाद कहोगे। तो अगर इसका तात्क्षणिक वेग लिखना हो तो क्या लिखोगे? बताओ। हम RINS इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, अगर हम R का लिख रहे हैं तो क्या लिखोगे? बताओ, R का क्या लिखोगे? बताओ, R का क्या लिखोगे? R को क्या लिखोगे? बताओ, माइनस लिखोगे या फिर प्लस लिखोगे? प्लस लिखोगे या फिर माइनस लिखोगे? D कोष्टक में R अपान dt, ऐसा क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे कि माइनस लिखोगे? बताओ बताओ, प्लस लिखोगे कि माइनस? हाँ, अरे बताओ, मुर्गा का मात्रा घट रहा है ना, तो माइनस लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो, माइनस लिख दिए इसके आगे, कब? R के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सांद्रता है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से लिखने पर यक्स का क्या निकल जाता है? सांद्रता निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे इसका सांद्रता लिखना है R का, तो यहाँ पे हम लोग इसे कोष्टक में लिख दिए, जिसे हम लोग सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं, उस तरह से लिख लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? सांद्रता हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है? ये माइनस हो गया। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट का लिखोगे, RINS प्रोडक्ट वाला क्या हो जाएगा? बताओ, dP अपान dt होगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद में मात्रा बढ़ती है। समझ में आया? तो ये
कोष्टक में लिखने को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। मैंने बताया भी था, मैंने बताया था इससे पहले, मैं बता चुका हूं, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं या फिर सांद्रता कहते हैं, ठीक है, या फिर मोलरता कहते हैं। ये इस कोष्टक में जो लिखा जाता है इसका वैल्यू होता है। है ना। तो कोष्टक में इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे सांद्रता सी लिखा जाता है। आईएनएस का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक, हिंदी में तात्क्षणिक, समझ में आया। आईएनएस का मतलब क्या है, आप आर तात्क्षणिक लिखोगे लंबा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस आईएनएस लिख लिया तो यहाँ पे ds/dt लिख दिया। लिखने आ गया आप लोगों को, बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। तो नोट कर लीजिए इसे सभी लोग। और जानवी आपको डाउट है ना, लास्ट तक बने रहो, डाउट क्लियर हो जाएगा। लास्ट में मैं जो डाउट होगा पूछ लेना, जब क्लास एंड करूंगा तो बता दूंगा, मैं बीच क्लास में डाउट नहीं बताऊंगा। लिख लो सभी लोग। हो गया। चलो बहुत बढ़िया, साथ में मत लिखा करो भाई, साथ में लिखोगे तो समझोगे क्या, पूछोगे फिर से बताओ, इतना दिमाग तेज थोड़ी ना है आपका। तो अब हम लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया तभी ये टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा। हेडिंग लिखना, क्या हेडिंग करना आपको, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक, तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक, क्या हेडिंग लिखना है, तात्क्षणिक वेग के लिए, तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक, तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक। हाँ, ये आपको हेडिंग करना है ना, ठीक है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल में लेता हूं, एक रिएक्शन है, A प्लस बी इज गिव्स आउट, A प्लस बी इज गिव्स आउट C प्लस डी, C प्लस डी, ये आपकी क्रिया है। अगर इसका तात्क्षणिक वेग लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, बताओ क्या करोगे। हाँ, अरे बताओगे, किसी को समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा इसका तात्क्षणिक वेग लिखने के लिए। हाँ बताओ, नहीं समझ में आ रहा ना। इसका अगर IRNS लिखना है, IRNS, ये आपको लिखना है, इंस्टेंटेनियस लिखना है आपको, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ। देखो सबसे पहले ए को लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस DA/dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dB/dt इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो ये दोनों माइनस होगा क्योंकि ये अभिकारक है, इसकी मात्रा घट रही थी। कल मैं जब मुर्गा बना रहा था मैंने, वहां पर भी वेग वाले में इसकी मात्रा घट रहा था, है ना, ठीक है। इस तरह से इज इक्वल टू प्लस dC/dt इज इक्वल टू प्लस dD/dt। इस तरह से आपको लिखना होगा। आपके लिए यह नया चीज है, कुछ लोग A प्लस बी करके लिखेंगे, है ना, ऐसा लिखेंगे कुछ लोग, तो वो पूछेंगे सर मेरा गलत है कि मेरा सही है, बताओ ऐसा क्यों लिखे हो आप लोग। तो ऐसा लिखने का एक ही कंसेप्ट है, वेग नियम, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन हालांकि सिलेबस उस लेवल का नहीं है तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल मैं इतना बता दे रहा हूं कि इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है, समझ गया इतना। A प्लस बी मत लिखना, इसको इस तरह से लिखा जाता है ना, इसको इस तरह से लिखा जाता है,
समझे? यस रिएक्शन है तो इसका इस तरह से लिखा जाता है, और इसमें क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई रिएक्शन इस तरह से निकल गया, सेकेंड में रिएक्शन लिख रहा हूं, इस तरह से, देखो इस तरह से निकल गया आपका कोई रिएक्शन, क्या इस तरह से, क्या N1A प्लस N2B गिव्स आउट N3C प्लस N3D, इस तरह से रिएक्शन निकल गया। इसका अगर तात्क्षणिक वेग लिखना हो तो ध्यान देना सभी लोग, इस तरह से लिखेंगे INS इंस्टेंटेनियस, RI इंस्टेंटेनियस, ठीक है, 1/N1 माइनस आगे रहेगा क्योंकि ये सांद्रता इसकी घटती है, A/dt इज इक्वल टू -1/N2 dB/dt इज इक्वल टू प्लस 1/N3 dC/dt इज इक्वल टू प्लस 1/, ये N4 कर लो, N4 dB/dt, इस तरह से आपको लिखोगे, यानी जो गुणा में होगा वह नीचे हो जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर क्यों, देखो क्यों का जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इसके बताने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें बतानी होंगी, आपका काम इतना में ही हो जा रहा है तो क्यों जानने से मतलब, बताओ, है ना। बताओ क्यों जानने से मतलब, अगर मान लीजिए आपके सामने एक रिएक्शन मैं दे देता हूं, अमोनिया बनाने वाला रिएक्शन, एग्जाम्पल है आपका क्या, N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये आपके सामने रिएक्शन मैंने दे रखा है। इसका अगर आपको ज्ञात करना हो IRNS तो क्या होगा और कैसे ज्ञात करोगे आप, हाँ? कैसे लिखोगे इसका, बताओ। बताओ कैसे लिखोगे आप, अरे बताओगा कोई, बताएगा कोई, किसी को आ रहा है, हाँ? देखो इस तरह से लिखा जाएगा इसका, RINS इज इक्वल टू DN2/dt माइनस होगा, इज इक्वल टू, देखो 3 है ना, 3 को क्या लिखोगे, 1/3 लिखोगे, माइनस आगे रहेगा DH2/dt इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 है ना, ये प्लस हो जाएगा 1/2 DNH3/dt, इस तरह से लिखोगे, हाँ? हाँ इस तरह से लिखोगे। आपको क्या, जो गुणांक होता है उसको नीचे कर देते, यहाँ पे N2 था N1 था तो उसको नीचे कर दे रहे थे। अगर जो अभिकारक होता है इसके आगे माइनस लिखा जाता है, उत्पाद जो होता है उसके आगे प्लस लिखा जाता है, लिख लोगे ऐसे, हाँ लिख लोगे। तो इस पे क्वेश्चन भी बनता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो फिजिक्स वाला है यार, एक मिनट, तो इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। हिमानी तुम कल क्लास में नहीं आई थी इसलिए आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। कल तुम क्लास में आई थी हिमानी, बताओ, हिमानी कल क्लास में आई थी, बताओ, हिमानी कल क्लास में आई थी, कल की क्लास देखे हो? जो नहीं आया था, कौन कौन कल क्लास में नहीं आया था, हिमानी मुझे बताओ,
जिसे फिर से बताना है वो फिर से वीडियो देख लेगा, वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा। IINS RINS का नाम मैं कितनी बार बताया, इसका मान इंस्टेंटेनियस है, मतलब तात्क्षणिक है। मैं तात्क्षणिक लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा ना। हिमानी तुम कल क्लास में आई थी, बताओ नहीं बताओगी? ही क्यों? मैंने अभी अभी बताया तात्क्षणिक वेग का परिभाषा। जो कल क्लास में नहीं आया था या कल का क्लास नहीं देखा उसको नहीं समझ में आएगा, मैं पहले से कह रहा हूं। वो क्लास छोड़ सकता है, अभी वो क्लास छोड़ सकता है। जो कल के क्लास में नहीं आया था या कल नहीं पढ़ा था वो क्लास अभी छोड़ सकता है। या फिर उसके बाद भी जो चीज नहीं समझ में आ रही है, बने रहो लास्ट तक, मैं लास्ट में समझा दूंगा फिर से दोबारा वो सब चीजें जो कहोगे। 3 वाला, ये यहाँ पे 3 वाला तो आपको कुछ नहीं लिखा, N2 है ना, तो N2 आगे जो लिखा होता है वो नीचे आता है। आगे यहाँ 1 लिखा, 1 को नीचे रखने से कोई मतलब नहीं। 3 है, 3 को 1/3 करेंगे, जिसे यहाँ पे N2 था तो 1/, कर रहे थे ना, जो भी आगे वाला उसको नीचे कर देते हैं और dS2/dt कर देते हैं। इसी तरह 2 है, 2 को नीचे कर देते हैं, जो आगे होता है उसको नीचे कर देते हैं। यही तो है इसमें, आपको ये नहीं समझ में आ रहा था? जो आपके गुणांक होता है उसको नीचे कर देते हैं। समझ में आया? जैसे मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे 3 का गुणांक है, 3 वाले को 1/3 कर देंगे, क्योंकि ये अभिकारक है इसके लिए आगे माइनस कर देंगे। क्योंकि मुर्गा मैंने 1250 ग्राम लिया था, बना था 900 ग्राम, घट गया था ना, तो ये स्टार्टिंग में जो होता है ज्यादा, लेकिन इसका मान घटता है, लेकिन उत्पाद का मात्रा बढ़ती है। हाँ, इसका मान माइनस कर रहे हैं और उसको प्लस कर रहे हैं, जो आगे गुणा होता है उसको नीचे कर देते हैं और डी कोष्टक में, बड़ा सा कोष्टक में करके रख देते हैं। अब इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा मुझे नहीं पता। हाँ, आपको इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा हिमानी, मुझे नहीं पता। बताओ हिमानी, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? कमेंट तो कर सकते हो। और किसी को है जो नहीं समझ में आ रहा? भाई ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्या करे हो सर? हिमानी क्या कर रही हो आप? 1 मिनट, हिमानी क्या कर रही हो आप? फिर से कहो, 2 बार कमेंट करो, क्या कर रहे हो? जो एक बार जिसके फिर से देखना है, देखो रेखा वर्मा ने पूरा लिख ही दिया। और जिसको भाई नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देख लेगा, लेक्चर समझ में आ जाएगा। आकाशगिरी आप दोबारा देख लेना। हाँ, NH3 सबके बीच में बराबर रहेगा और NH3 साथ में रहेगा। अरे यार सीधी से समझो, एक साइकिल है, साइकिल जा रही है, आप आगे वाला चक्का समझ में, ये पीछे वाला ये है। अगर ये आगे वाला जा रहा है तो पीछे वाला उसी वेग से जाओगे जिस वेग से चलाओगे साइकिल ना, कि पीछे वाला धीरे धीरे जाएगा आगे वाला तेज जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। सिंपल सी बात है। अरे गांव वाली भाषा से सीखा करो। अरे हो गया, आगे चलें। हाँ हिमानी, हो गया कि नहीं हो गया बताओ? समझ में आया? अरे हिमानी समझ में आया कि नहीं बताओ? क्योंकि हिमानी की, क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल है, नहीं समझ में आया होगा तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। ये न्यूमेरिकल देखो सभी लोग, किसी को आ रहा है क्या?
तो देखिएगा यह आंकिक प्रश्न है, एक तरह से न्यूमेरिकल है, जो कि इसी कंसेप्ट पर आधारित है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है। हाँ, उसको हमको सॉल्व करना है। कैसे होगा सॉल्व बताओ? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, हो जाएगा क्या सॉल्व? हाँ, अरे बताओ। हो जाएगा सॉल्व। चलिए मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करोगे। इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है? इसी नियम पर आधारित होगा यह क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। क्वेश्चन में कह क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन? A प्लस 2B इज गिव्स आउट 3C। यह आपका रिएक्शन है ना? किसी क्षण C के बनने की दर, C के बनने की दर कितना है? C के बनने की दर कितना है? C के बनने की दर कितना है? 10⁻⁻² मोल प्रति लीटर। ये C के बनने की दर है, प्रति लीटर सेकेंड, ठीक है? C के बनने की दर है। तो उसी क्षण A और B के विलुप्त होने की दर क्या होगी? A और B की विलुप्त होने की दर ज्ञात करना है। A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात करना है आप, ठीक है? यह आपके सामने क्या है? क्वेश्चन है ना? तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है क्या, A प्लस 2B गिव्स आउट 3C, इसको क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? इसको क्या लिखेंगे? कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको लिखेंगे माइनस DA अपान DT माइनस 2 इज इक्वल टू -2 माइनस 1/2 DB अपान DT इज इक्वल टू प्लस 1/3 DC अपान DT। ये हम लोग समीकरण लिखेंगे। ये हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग समीकरण को लिखेंगे, है ना? ये हम लोग समीकरण को लिखेंगे, है ना? ये आपका समीकरण है। और आपको दिया है कि C के बनने की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर है। मतलब दिया हुआ है आपके सामने, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? DC अपान DT इज इक्वल टू 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड। यह आपको दिया हुआ है, यह आपको ऑलरेडी दे रखा है, यह आपको ऑलरेडी दे रखा है ना? तो अब आपको क्या बताना है? A और B के विलुप्त होने की दर। A और B के विलुप्त होने की दर का मतलब क्या? A के आगे माइनस लगा है, B के आगे माइनस लगा, मतलब A विलुप्त हो रहा है, B विलुप्त हो रहा, तभी तो C बनेगा। सोचो जरा, मुर्गा लाओगे, कच्चा मुर्गा गलेगा तभी तो C बनेगा। हाँ? अरे हाँ या ना बताओ? हाँ ना? कच्चा मुर्गा बनेगा तभी, गलेगा तभी तो C बनेगा ना? तो यहाँ पे DC अपान DT का वैल्यू 10⁻² मोल प्रति लीटर दे रखा है। तो आपको DA अपान DT का 1/2 DB अपान DT का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले आप जरा बताओ, ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, माइनस DA अपान DT इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 DC अपान DT, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ? और मैं इससे ऐसा भी लिख सकता हूं, -1/2 DB अपान DT इज इक्वल टू प्लस 1/3 DC अपान DT, है ना? ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना बताओ? ऐसा लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया। जब भाई तीनों आपस में बराबर तो जो अलग अलग लिख सकते हैं, तो आप लिखना A की विलुप्त होने की दर क्या करोगे? माइनस DA अपान DT, माइनस DA अपान DT इज इक्वल टू
1/3 dc अपान dt की आप वैल्यू क्या है 10⁻² है, ये आप लिख देना 10⁻² लिख देना। ये आपका a के विलुप्त होने की दर हो गया, क्या यह आपका a के विलुप्त होने की दर हो जाएगी। इसी तरह से b के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो, b की विलुप्त होने की दर ज्ञात करो, b की विलुप्त होने की दर बात ज्ञात करो, क्या हो जाएगा -1/2 dB अपान dt, ठीक है, इज इक्वल टू +1/3 dc अपान dt होता है। आपको पता है dc अपान dt का वैल्यू कितना 10⁻² है। अरे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में कि c के बनने की दर दिया हुआ है, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा बताओ यहाँ पे 1/3 इंटू 10⁻², ठीक है, ये देखो 1/2 है, उधर जाएगा तो dB अपान dt का वैल्यू माइनस में क्या हो जाएगा बताओ 2/3 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा वैल्यू किसका b के विलुप्त होने की दर। हाँ, यह आपका वैल्यू हो जाएगा b के विलुप्त होने की दर। इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे आप लोग सेम क्षण। हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको ये वाला लिखने नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बताओ इस टाइप की क्वेश्चन कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एग्जाम में भी बने हुए हैं और पीछे तो बने ही हैं, आगे भी बन सकते हैं। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में डीसी अपान dt का वैल्यू दे रखा है, बस दोनों को बराबर करके वैल्यू निकाल लेना है ना। अरे ये ध्यान देना, इसमें हमने क्या किया, सीधी सी बात भाई, ये 1/2 है तो उधर ले जाएंगे 2/3 हो जाएगा, ये 2 को उधर ले जाएंगे 2/3 हो जाएगा इंटू 10⁻²। हाँ, बताओ हो जाएगा। हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है ना। आपको बस वैल्यू तो निकालना है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है एक तरह से, है ना। वियोजन की मात्रा दिया गया है, K1 K2 K3 का अनुपात पूछा है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन K1 K2 K3 का अनुपात कौन बता सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, कौन बता सकता है। देखो भाई क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा में लेकर आया हूं थोड़ा समझाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ये समझाने के लिए मैं लेकर आया हूं। क्या नाम है, राज भवन दीक्षित। लास्ट तक बने रहना, क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपका डाउट ले लूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है, बस देखने की नजरिया अलग है। सेम क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको मिसगाइड करता है। वो क्वेश्चन सेम है यार, कुछ डिफरेंस नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, कुछ डिफरेंस नहीं है। कैसे सर, आप मुझे कराओ, हाँ मुझे करवाओ सर, तभी तो मानूंगा सेम है। कुछ लोग पूछेंगे मुझसे, है ना। ध्यान देना यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या है, अमोनिया है, NH3 का वियोजन है, NH3 का क्या है वियोजन है, क्या वियोजन है भाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यह अमोनिया का रिएक्शन है। 2NH3 गिव्स आउट N2 प्लस 3H2, यह आपका रिएक्शन है ना, यह आपका रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है क्या,
आपको -2 माइनस क्या दिया है, माइनस DNH3 अपान dt इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, प्लस DN2 अपान dt इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बताओ बताओ, K2 दिया हुआ है, K2 NH3 दिया है, यहाँ पे NH3 है, ठीक है, यहाँ पर भी NH3 है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, हाँ ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में ना। और तीसरा क्या दिया हुआ है, DN2 अपान dt इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, K3 NH3 दिया हुआ है। ये 3 वैल्यू दिया हुआ है ना। उधर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मैं छोटा कर देता हूं, अब दिखाई दे रहा ना, हाँ ये सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको K1 K2 K3 के बीच अनुपात ज्ञात करना है ना। तो कैसे करोगे, देखो पहले इसका समीकरण लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -2 1/2 होगा ना, 1/2 DNH3 अपान dt ये होगा, इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस होगा DN2 अपान dt हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 DH2 अपान dt हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, बताओ, हाँ सिंपल है, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे, हाँ तब देखो, अब देखो इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है 1/2 है, इसका वैल्यू अगर यहां से लिखोगे, यहां से ये d माइनस DNH3 अपान dt का वैल्यू KNH3 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग KNH3 लिख देते हैं, ठीक है ना, माइनस खत्म हो जाएगा है ना, नहीं K1 NH3 दिया हुआ है। इसी तरह DN2 का वैल्यू K2 NH3 दिया हुआ है, K2 NH3 दिया हुआ है। इसी तरह से इसका वैल्यू कितना दिया है, K3 NH3 दिया हुआ है, इसी तरह से 1/3 K3 NH3 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे सब में NH3 है, ये सभी NH3 कट जाएगा, तो यहाँ पे अनुपात क्या आया, K1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू K2 आ जाएगा, इज इक्वल टू K3/3 आ जाएगा, है ना। ये आपका अनुपात इनके बीच का हो जाएगा, हाँ ये अनुपात आपका हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस क्या करना है, DNH3 अपान dt का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, जिसका वैल्यू यहाँ उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, DNH2 अपान dt का वैल्यू ये दे रखा है, इसको वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे DH2 होगा ना, DH2 मैंने क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ लिखा है, ठीक है, DH2 अपान dt का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। अब भाई इसके स्थान पे हमने इसका वैल्यू क्या, DNH3 अपान dt के स्थान पे वैल्यू इसका K1 NH3 रख डाला, DN2 अपान dt का वैल्यू K2 NH3 रख डाला, यहाँ पे N2 वाले के यहाँ पे, H2 वाले क्या K3 NH3 लिख डाला, हाँ अब इसको हमने कर दिया, इसको मैंने काट दिया, आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे सभी लोग। नहीं आ रहा समझ में निशा कुमारी, लास्ट तक बने रहना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको जो नहीं समझ में आएगा। यार या तो आप कल क्लास में नहीं आ रही होगी, खुशी आप भी कल क्लास में नहीं आई होगी, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो
तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, डेली क्लास में नहीं आओगे तो। हाँ, और बच्चों को आ गया था, आप ही को क्यों नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम आप में है ना, या क्लास आई थी, पढ़ी नहीं होगी, आप रिवीजन करके नहीं आई होगी, ये भी हो सकता है। पढ़कर आई हो, रिवीजन करके आई हो। केवन कहां से आया? देखो वंश प्रजापति का क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि सर केवन कहां से आया। वंश प्रजापति को इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस डी NH3 अपॉन dt का वैल्यू क्वेश्चन में ही K1 NH3 वो लिखा है, तो मैंने वहीं से लिखा है वंश। क्वेश्चन भी देख लो। K1 NH3 तो मैंने इसी के स्थान पे लिखा है बस। क्या वंश? हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। इजी तो है एकदम। देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन एक अलग लेवल का है जबकि आसान है। सच्चाई है, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे जो IIT होता है ना, जेई एडवांस चीजें करते हो आप लोग, इसमें जेई मेन जेई एडवांस हो गया, तो जेई मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत पहले, ठीक है ना। अगर आप देख लेंगे पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि अगर जो बच्चे तेज होंगे पढ़ने के लिए वो डायरेक्ट इसका आंसर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? डायरेक्ट सीधे जानेंगे, यहाँ पे 2 है तो K1/2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो K2 रहेगा, और 3 है तो K3/2 हो जाएगा ना, K3/2 3 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो देखो 2 है तो यहाँ पे K1/2 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो K2 रहेगा, और 3 है तो K3/3 हो जाएगा। सिंपल है, मैं तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही देख के लगा लेता। चलिए आगे चलते हैं। इसके एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आप लोगों को, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक पर, ठीक है। जो कि देखो भाई मैं क्वेश्चन छोड़ सकता हूं, लेकिन जिसको भाई नहीं पढ़ना है क्वेश्चन छोड़ दे, मत पढ़े भाई, कोई जरूरत नहीं है ना। जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़े। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, एक अपक्रिया है जो कि R से P के तरफ जा रही है ना। अभिकारक की सांद्रता 0.6 m से 20 मिनट बाद 0.2 m हो जाता है, तो औसत वेग ज्ञात कीजिए। यह औसत वेग ज्ञात करना है। अभिकारक की जो सांद्रता थी, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की जो सांद्रता है यह 0.06 m से कितना हो जाता है, 0.02 m हो जाता है। कितने समय में? 20 मिनट में हो जाता है, 20 मिनट में हो जाता है। तो इसका औसत वेग ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले क्या, सांद्रता परिवर्तन ज्ञात करना होगा। सांद्रता में परिवर्तन कितना होता है? पहले कितना था? 0.06 था, घट गया कितना? 0.02 हो गया। कितना परिवर्तन हुआ? 0.04 का हुआ, ये हो गया। कितने समय में हुआ है? समय परिवर्तन कितना था? परिवर्तन क्या था? 20 मिनट हुआ है, ठीक है, 20 मिनट में हुआ है। तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग क्या हो जाएगा? सांद्रता में परिवर्तन कितना है? सांद्रता परिवर्तन अपान समय अंतराल,
ये हो जाएगा। सांता परिवर्तन कितना है, 0.04 है सांता, और समय कितना है, 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट समय है। इसको काटोगे, गुणे 100 करोगे, गुणे 100 करोगे ऊपर नीचे, तो क्या ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे क्या 2000 हो जाएगा। इसे काट पीट लेना यार, है ना, है ना। 4×25 20, यानी 1/500, यानी क्या हो जाएगा 0.2, ऐसा करके कुछ आंसर आएगा। इतना इतना इसका औसत वेग होगा। या फिर 2 × 10⁻³ आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, आप सिंपल कर सकते हो। ये इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे 1/500 को क्या लिख सकते हो, 1/500 को आप लिख सकते हो 1/5 × 10⁻³ 1/5 को -2, 2 शून्य ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, 1/5 को क्या लिख सकते हो 0.2, अब भाग देना, एक में भाग का देना, एक में 5 का भाग एक में देना, कितना आएगा 0.2 आएगा, इंटू 10⁻² हो जाएगा। अब इसे अगर करोगे तो इसको लिख सकते हो 2 × 10⁻³, ये आपका आंसर आएगा। हाँ, यह आपका आंसर आएगा। समझ में आया आप लोगों को, है ना, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, लगा लेना सभी लोग, ये भी क्वेश्चन है, लगा लेना सभी लोग। ठीक है ना, ये सभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, आंसर दिया हूं, जिसको भाई देखो एक चीज है, क्वेश्चंस का आंसर के साथ में दे दिया हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में। पहले इसे नोट कर लो सभी लोग, पहले आप सभी लोग यह क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
ओ सॉरी, आवाज नहीं जा रही थी क्या? कोई कॉल करके बताया तो मुझे ध्यान पड़ा। ओहो, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ मैंने नहीं बताया, मैं फिर से बता दूंगा। मैंने कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा था मैं। अरे यार दरअसल क्या है ना सर, हेलो सर, सर ये मोबाइल की बैटरी बहुत खत्म हो चुकी है मेरे, तो टैब में इसको लॉगिन करके दे दो कमेंट पढ़ने के लिए। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है, टैब में लॉगिन करके दे दो पढ़ने के लिए। चलिए ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। आप लोग इसे नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो आप लोगों का काम क्या है, ये सभी क्वेश्चंस जो है ना लगा लेना सभी लोग। ये जितने क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर लेना, लगा लेना, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? मैं अभी दिखा रहा हूं, पीडीएफ शायद आपको मिल भी गया होगा, अगर सर को मैंने सेंड कर दिया था, और नहीं मिला होगा तो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, ठीक है? ये सभी क्वेश्चंस हैं, आपको इसे लगा लेना है। ये पूरे क्वेश्चंस हैं जिसका मैंने आंसर के साथ में आपको दिया हूं, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस कर लेना भाई, जिसको अच्छे से पढ़ने है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, आईआईटी नीट वगैरह का एग्जाम देना, वो कर लेना। जिसको नहीं देना उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड में पूछा भी जाएगा तो केवल इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वाले लेवल का, ठीक है? इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे आप कर लेना, ठीक है भाई? मैं सब चीजों बता दिया हूं ना, हाँ? ठीक है, कर लेना आप लोग। मैं नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि सब आसान क्वेश्चन है, कुछ करना होना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगाना कहीं पे, हाँ? पूरा आंसर के साथ में दिया हूं। मैथ वाले सर का तबीयत खराब है, सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं, ठीक है? ऐसी बात नहीं कि पीछे हो जाएगा मैथ, ठीक है ना? उनके बैकबोन में प्रॉब्लम है, मैंने तो बताया है आपको ना। डॉक्टर ने रेस्ट लेने के लिए कहा है। हम्म, अरे बाय कहाँ जा रहे हो? इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसके आगे पढ़ेंगे अभी। बुक कब मिलेगा? बुक की अभी बात बंद करो, फिर बता रहा हूँ, ठीक है? कब मिलेगा? अभी तो मैं पेपर ऊपर के चक्कर में बुक मैंने 3 चैप्टर तक लिखवा के छोड़ दिया हूँ, ठीक है? बुक के अलावा कुछ और मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। अभी तक अपक्रिया का वेग हमने पढ़ लिया, अब अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे कि अपक्रिया के वेग को कैसे घटाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस कारकों के द्वारा हम लोग घटा सकते हैं, किस कारकों के द्वारा हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हेडिंग करिएगा, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक।
देखो सीधी सी बात है, आप सीधे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, आप सीधे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, सीधे ऐसे ऐसे जा रहे हो, सीधे सीधे धीरे धीरे जा रहे हो, आपका वेग कब बढ़ेगा? या तो कोई पीछे से धक्का देगा, या आप ज्यादा खा पी लोगे, तभी तो बढ़ेगा, तेज चलाओगे साइकिल, है ना। इसी तरह कोई अपक्रिया चल रही है चल रही चल रही, इसका वेग कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारक है क्या? पहला कारक अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों का जो सांद्रता है उसको बढ़ाने पर। पहला कारक क्या है? अभिकारकों पर जो सांद्रता है उसको बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि अपक्रिया, जो कोई भी अपक्रिया होती है वो होती क्यों है। जैसे मान लीजिए आपको ए और बी के बीच अपक्रिया करानी है, तो ये क्यों होती है बताओ। करा के आप सी तथा डी निकाल रहे हो, तो कैसे निकाल रहे हो? जो ए और बी है ना, इन अणुओं के बीच क्या होता है? टक्कर होता है। टक्कर होने के फलस्वरूप ही सी और डी बनता है। तो टक्कर के कारण अपक्रिया होती है। किसके कारण अपक्रिया होती है? टक्कर के कारण अपक्रिया होती है। कैसे अपक्रिया होती है? टक्कर के कारण अपक्रिया होती है ना। ठीक है, अपक्रिया कैसे होती है? टक्कर के कारण होती है। कोई भी अपक्रिया कैसे होती है? टक्कर के कारण होती है। एक दूसरे के अणु जितना टकराएंगे उतना तेज अपक्रिया होगी। तो बात कर लेते हैं अपकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अपक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, अपक्रिया का जो वेग होता है, का वेग जो प्रोपोर्शनल होता है अभिकारकों की सांद्रता के। ठीक है, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो अपक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा ना। जितना अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे उतना अपक्रिया का वेग बढ़ेगा। कोई भी अभिकारक है उसकी सांद्रता को हम लोग जितना बढ़ाएंगे अपक्रिया का वेग उतना बढ़ेगा ना। अब कैसे सर, क्यों बढ़ता है? देखो, सांद्रता जब अपकारक के बढ़ाते हैं, सांद्रता जब हम लोग क्या करते हैं बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ाने पर क्या होता है? सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है? अभिकारकों की कणों की संख्या, अभिकारकों की कणों की संख्या, अभिकारकों के कणों की जो संख्या होती है वो बढ़ने लगता है। क्या होता है? बढ़ने लग बढ़ जाती है जरा बताओ, अगर एक बाल्टी में या एक कमरे में, जैसे मान लीजिए एक कमरे में पहले 2 लोग रह रहे थे, मैंने यहाँ पे लोगों का सांद्रता बढ़ा दिया, मैंने 10 लोगों को बैठा दिया, तो इन लोगों में पहले 2 लोग थे, अब 10 लोग हो गए। तो जरा बताओ 10 लोग जब हो गए तो यहाँ पे ज्यादा टक्कर होगा कि नहीं लोगों के बीच में? हाँ, ज्यादा टक्कर होगा कि नहीं? हाँ, ज्यादा टक्कर होगा ना, टक्कर ज्यादा होगा ना। सांद्रता बढ़ाने पे अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों के कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? टक्करों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण टक्करों की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता पर यह प्रभाव पड़ता है ना। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे? तो देखो, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। देखो,
ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अभिकारकों की सांद्रता वृद्धि करने पर अपक्रिया का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ कौन सा सही होगा इसका, बताओ बताओ। ये वाला सही होगा, अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है ताप। क्या ताप, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? ताप। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? ताप। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? ताप। ताप। देखिए अपक्रिया का वेग जो है ना, ये ताप के भी समानुपाती होता है, क्योंकि जब आप ताप बढ़ाते हो तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका वेग भी बढ़ जाता है ना। ताप बढ़ाने पर स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप लिख सकते हो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण उनके मध्य टक्करों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके मध्य जो टक्करों की संख्या होती है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण वेग, अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, जिसके कारण अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। जिसके कारण अपक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। नोट करके आप सभी लोग लिखिएगा क्या, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर कोई भी अभिक्रिया ना, उसका वेग क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है ना। 2 से 3 गुना भी हो जाता है, कभी कभी 2 गुना अधिकतर होता है ना। एक आता है टॉपिक ताप गुणांक, ये पूछा जाता है डिफिनेशन ताप गुणांक का। ताप गुणांक, इसका भी डिफिनेशन पूछा जाता है। ताप गुणांक क्या होता है? किसी अपक्रिया के दो ताप के मध्य, जिनके मध्य क्या अंतराल जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, उनके वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। किसी अपक्रिया के दो ताप, किसी अभिक्रिया के कोई भी अपक्रिया है, उसके दो तापों के अंतराल, दो तापों का अंतराल अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, दो तापों का जो अंतराल है अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तब उनके वेग स्थिरांक का अनुपात क्या कहलाता है? तब उनके वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। उनके वेग स्थिरांक का अनुपात क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। उनके वेग स्थिरांक का अनुपात क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। यदि किसी अपक्रिया के दो तापों के मध्य का अंतराल 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो वेग स्थिरांक का अनुपात उनका क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है।
तापी गुणांक का मतलब ताप गुणांक इज इक्वल टू ताप गुणांक इज इक्वल टू ताप गुणांक इज इक्वल टू K35 अपान K25 डिग्री सेंटीग्रेड, K35 डिग्री सेंटीग्रेड अपान K25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ताप गुणांक होता है, ठीक है। तो नोट करिए इसे सभी लोग, नोट कर लीजिए। नितिन सही कर रहे हो, सीओ क्या होता है, इसमें दो प्रकार की होती हैं। अगर ताप को भी देखा जाए ना, दो प्रकार की अपक्रिया होती है। कुछ ऐसी पदार्थ जिसको जल में डालने पर उस पदार्थ का क्या उष्मा बाहर फेंकती हो, उसका ताप बढ़ाने पे अपक्रिया उसका वेग घटता है। जैसे आप ना सीओ एक चूना को जब पानी में डालते हो ना, क्या होता है नितिन क्या होता है, जब चूने को पानी में डालोगे क्या होगा, उसमें से आग बाहर निकलने लगती है। तो उसको अगर गर्म करोगे ना, इस प्रकार के अपक्रियाओं को उष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। चूने को पानी में डालकर उसे गर्म करोगे ना, तो क्या होगा, उष्मा बाहर निकलता है। उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, ताप गुणांक जो होता है उसका, ताप गुणांक से नहीं मतलब, वहां पे अपक्रिया ताप बढ़ाने पर घटने लगती है उसका वेग, है ना। उष्माक्षेपी अपक्रिया होती कहा जाता है, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ना, ये आप लोग पहले 11th में पढ़े होंगे आप लोग ना। तो ऐसी चीजों को नहीं पढ़ना, ये रासायनिक बलगत की है, ऐसे अपक्रियाओं के बारे में पढ़ना ही नहीं है। चलिए इसके आगे चलते हैं, नोट हो गया ना। हाँ, ताप गुणांक लिख लेना। ताप गुणांक 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों टेम्परेचर के बीच का अनुपात डिफरेंस कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है तो क्या होगा, इन दोनों के ताप अनुपात क्या हो जाए, ताप गुणांक कहलाएगा। समझे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तब उनके वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है, ये कहा जाता है। ताप गुणांक क्या, यदि किसी अपक्रिया के दो तापों का अनुपात 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उनके वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। आगे चलें, मैं फिर से आप लोगों को ताप गुणांक बता देना चाहता हूं। एक नंबर में डेफिनेशन पूछा जाता है, किसी अपक्रिया के दो तापों का अंतराल अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब वेग स्थिरांक का अनुपात, उन दोनों अपक्रिया के वेग स्थिरांक का अनुपात जो होता है वह ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक इज इक्वल टू K35/K25। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्प्रेरक का प्रभाव हेडिंग कर डालिएगा, उत्प्रेरक का प्रभाव, क्या हेडिंग डालना, उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या हेडिंग डालना, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो मैं जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूं, इसके अलावा बुक में देखोगे तो बहुत सारा दिया गया है। देखो अपक्रिया का वेग जो होता है ना, वह डिपेंड करता है उत्प्रेरक पे, और उत्प्रेरक होता है दो प्रकार का। आगे आप लोग एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5 में, वहां पे आप उत्प्रेरक के बारे में पढ़ोगे। उत्प्रेरक जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक। कुछ लोग कहेंगे सर उत्प्रेरक होता क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक क्या होता पता है, जब दो लोग होते हो, आप हो और आपका फ्रेंड है ना, दोनों में बहुत घनिष्ठता है, बहुत अच्छी दोस्ती है, उसी के बीच में किसी एक्स पर्सन का एंट्री होता है। एक्स पर्सन कुछ भी हो सकता है, लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है। वो देखता है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दोस्ती है, वो क्या करता है, फिर उसके बीच में कुछ ऐसी बातों को लाता है जिससे आप दोनों लोग क्या लड़ने लगते हो, और उसी के बीच में वह जाता है आपके फ्रेंड के पास जाएगा, उसको दो बातें चढ़ाएगा आपके विरोध में, और दूसरे फ्रेंड के पास जाएगा, उसको दो बात चढ़ाएगा आपके विरोध में, यानी एक दूसरे के एंट्री कर देगा।
और आप लोग लड़ाई कर लोगे, खून खराबा कर लोगे, गोली वोली चल जाएगी, लेकिन उसके बीच में जो तीसरा एक्स पर्सन था ना, वो कुछ नहीं करेगा, वो मजे लेगा। मतलब उत्प्रेरक भी इसी प्रकार का होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके वेग को बढ़ा देता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना। क्यों भाई, बात सही करें? ऐसा बात होता है कि नहीं होता है? हाँ, ऐसा होता है, आप लोग भी जानते होंगे ना। तो उत्प्रेरक वही होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, लेकिन अभी उत्प्रेरक के बारे में इतना जान लेते हैं। तो कुछ दो प्रकार का उत्प्रेरक होता है, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, चढ़ा के मार करवा देगा, लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक जो सज्जन आदमी होते हैं वो होते हैं, जाकर दोनों लोगों को समझाते देखो ये मार झगड़ा में कुछ रखा नहीं गई है, इसमें कुछ मैटर है नहीं, ठीक है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, झगड़ा होने वाला तो उसको बचा लेते हैं झगड़ा होने से, है ना। ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है मतलब वो नियंत्रण कर लेते हैं, झगड़ा नहीं होने देते। तो उत्प्रेरक भी रासायनिक अभिक्रिया पे प्रभाव डालता है। जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, वेग को बढ़ाता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है वेग को क्या करता है, को घटा देता है। बात समझ में आया? धनात्मक उत्प्रेरक वेग को बढ़ा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वेग को घटा देता है। हाँ, समझ में आई बात? अरे हाँ जी हाँ, समझ में आई कि नहीं आई? अरे कुछ बताओगे? आ गया ना। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, वेग को बढ़ा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक वेग को घटा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है दाब। दाब का प्रभाव क्या है, लास्ट है, इसे भी लिख लीजिए सभी लोग। इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे, एग्जाम में पूछना होगा तो इतने में से पूछ लेगा, ठीक है। दाब का प्रभाव, दाब देखिए, दाब का प्रभाव क्या होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया अगर गैसीय अभिक्रिया है, अगर उसमें अभिकारकों का दाब बढ़ा दी जाती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे आप साइकिल से जा रहे हो, पीछे से धक्का मार दे, दाब लगा दे, तो साइकिल का रफ्तार बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? हाँ, साइकिल का रफ्तार बढ़ जाता है ना, साइकिल का रफ्तार बढ़ जाता है। तो सेम वही बात है, अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप लिख सकते हो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझे? तो चलिए आगे चलते हैं, है ना। ये सब समझ गए होंगे आप लोग। तो 4-5 हमने बताया। पहला सांद्रता, सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक वेग बढ़ाता है, ऋणात्मक वेग घटाता है। और दाब जो होता है, दाब क्या, दाब भी वेग बढ़ाता है, ठीक है ना। तो इस पे कुछ क्वेश्चन भी इसी टाइप से पूछे जाते हैं, आपके सामने है। जैसे ये क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ताप स्थिर होता है तो वेग क्या होता है बताओ, है ना। ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग बता सकते हो। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में। यूट्यूब पे आज क्लास नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, टाइम लेट हो गया था। कल आप लोगों की एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ, आप लोगों के लिए काफी हेल्प करेगा वह खुशखबरी, है ना। लेकिन आप लोग पढ़ोगे तब। अब जिसको भी डाउट है वो पूछ सकता है भाई, जिसको डाउट नहीं वो चले जाए, ठीक है। जिसको भी डाउट है वो पूछ सकता है, जिसको डाउट नहीं वो चले जाए। हेमंत शर्मा, आपको डाउट है? हाँ, फिजिक्स क्लास होगी। कौन पूछ रही थी डाउट? 9 बजे से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। आइएगा, कोशिश करेंगे आज भी लंबा क्लास 11:30 10 11 बजे तक लूं, ठीक है।
ठीक है, और कोई है किसी का डाउट? कौन था? संदीप राज आपका है? नहीं, हैंड राइज लेने से मतलब नहीं, डाउट किसका है ये बताओ। नो प्रॉब्लम। अरे जिसका है भाई हैंड राइज करे ना। कोमल कुमारी आपका है? हेलो। हाँ कोमल बोलो क्या कर रही हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलो क्या कर रही हो? सर आप आज लिख रहे हैं तो इतना जल्दी जल्दी क्यों मिटा रहे हैं? हमको तो कुछ आधा लिखे भी नहीं। चलो ठीक है, आपसे मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। आप, मैं समय दे दूंगा ना, आप मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हम बहुत ठीक है, बार कमेंट में लिखे जा रहे थे सर, नहीं लिख पाए सॉरी नहीं। सॉरी सॉरी कोमल, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ठीक है सर। कौन है भाई? बबलू राज। एक मिनट, बबलू राज कहाँ गए? बबलू राज कई दिन से डाउट क्लियर कर रहे हो। बबलू, हिमानी, हाँ हिमानी क्या कर रही हो? हेलो। हेलो, मैं तो कर रहा हूँ यार। क्या हिमानी? हिमानी, हाँ हिमानी क्या कर रही हो बोलो। हेलो हाँ हिमानी बोलो क्या कर रही हो? सर, ताक्षणिक वेग के लिए सब जैसे समझ में नहीं आता मैं। पूरा कंसेप्ट नहीं समझ में आया या फिर कोई एक पॉइंट नहीं समझ में आया है? सब पॉइंट समझ में नहीं आता, ये लेंस वाला। कौन वाला? डी वाला? हाँ इसमें जिस किसमें ये जो मैंने लिख रहा था ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये वाला नहीं समझ में आया है? हाँ सर, यही वाला समझ में नहीं आया। देखो अब मैंने आपको क्या बताया, डी ए अपान डी टी, यही तो लिखा जाता है। माइनस क्यों लिया जाता है ये मैंने कल बताया था ना, आपको समझ में आया ना ये बात? हाँ सर आया। है ना, इसी तरह से आप बराबर कर दोगे माइनस डी बी अपान डी टी कर दोगे ना, इसी तरह बराबर कर दोगे माइनस डी सी अपान डी टी कर दोगे, इसी तरह बराबर करोगे माइनस डी डी अपान डी टी करोगे, है ना। ये आपका आई एन एस का वेग हो जाएगा, समझ में आया? ओके। ठीक है, अगर इसके यन लग जाएगा तो ये 1 अपान हो जाएगा। मैंने कई क्वेश्चन भी कराया 1 अपान वाला, ठीक है। हाँ क्यों? सर। ठीक है, यस सर। बीच में प्लस नहीं होगा, बीच में प्लस नहीं होगा, ठीक है, बराबर होगा, ये वेग का नियम होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। ओके। बबलू राज आपका डाउट? हाँ बबलू राज बोलो क्या करे हो? हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मेरा बहुत सारा डाउट है, तो एक दिन डाउट क्लास रखिएगा। ठीक है, मैं एक दिन डाउट क्लास रख रहा हूँ। इस सैटरडे को तो नहीं रख पाऊंगा मैं, क्योंकि टेस्ट भी है और मुझे जाना भी है थोड़ा सा, ठीक है। मैं संडे उंडे को रख पाऊंगा, ठीक है। और मैथ का क्लास नहीं हो रहा है सर। हाँ, मैथ वाले सर की बैकबोन में प्रॉब्लम है, इसलिए वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनका जल्दी सही हो जाए तो क्लास स्टार्ट करते हो, ठीक है। ठीक है। हेमंत आप तो फिजिक्स क्लास में भी रहोगे ना, फिजिक्स क्लास में डाउट पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपका। चलो, हाँ प्लस वहां पे लिख लेना आप, ये सब प्लस लिख लेना, सॉरी इसको प्लस प्लस कर देना, बहुत बढ़िया, ये प्लस होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन बताया मुझे? मनीष कुमार, मनीषा कुमार क्या नाम था? चलो ठीक है ना, अब बाकी फिजिक्स क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिजिक्स क्लास में जो पूछना, ठीक है। नहीं तो 9 बज जाएगा अभी, ठीक है, 9 बज जाएगा नहीं तो।